फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के जो 6th चैप्टर है, उसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। आखिर में ट्रायंगल सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज जो है, हम डिफिनेशन बनाए हैं कि त्रिभुज वह तीन भुजाओं से घिरी आकृति यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद जियोमेट्री में जो काम आता है, जियोमेट्री जो आकृति है, वही क्या कहलाते हैं? त्रिभुज कहलाते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में तो आप जान गए। आप ट्रायंगल के कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, अब हम वो जानेंगे। तो ये है ABC जो है, यह क्या है? त्रिभुज है, जो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्योमेट्री आकृति है ना, वही क्या कहलाएगी? ज्योमेट्री जो आकृति है वही त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें जो है या जो शीर्ष है ABC, या जो शीर्ष ABC, यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी AB और BC के दो जो मिलन शीर्ष है, यही B है। और फिर AC और AB के मिलन जो है A पर मिल रहा है, वही A जो है क्या है? इसका शीर्ष है। फिर C भी है। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो हम कहेंगे त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। त्रिभुज के जो है तीन कोण होते हैं। पहला जो है या एक कोण A यानी BAC, तो हम इसे A लिख सकते हैं, कोण A। फिर कोण B, कोण C, 1 2 3। यानी त्रिभुज को हम देखें तो त्रिभुज के तीन कोण हैं। त्रिभुज के तीन कोण, कोण A, कोण B, कोण C। यहाँ पर हम चाहते हैं तो A B के C के अलावा हम STU या कोई भी हम क्या कहते हैं, ABCD का अक्षर जो भी है, जो चर संख्या है, उसे हम दे सकते हैं यहाँ पर ABC के अलावा। सिर्फ यहाँ पर जो अचर संख्या नहीं देंगे, क्योंकि उसका मान बदलता रहता है और अचर संख्या का मान नहीं बदलता है, और जबकि चर संख्या का मान बदलता है। इसीलिए जो है हम चर संख्या को उठाए हैं, जिसका नाम दिए हैं ABC। यहाँ पर हम DEF भी दे सकते थे, तो हमारा मन था कि ABC ही दे, तो इसीलिए हम ABC दिए। यहाँ पर चाहते तो हम PQR भी दे सकते थे, PQR। तो हमारा जो मन था, आपको जो मन लगेगा वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर तीन शीर्ष है। पहला कोण A, कोण B, कोण C, जिसमें जो है अब ABC क्या है? AB, BC और AC, यह क्या है? तो हम देखें तो यह जो है AB, AC और BC, यह क्या है? तीन भुजा है। 1 2 3 ये त्रिभुज के तीन भुजा है, AB, BC और AC। यानी AB एक भुजा, AC दो भुजा और BC क्या है? तीन भुजा। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन। तो हम आपसे पूछेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। फिर त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। अब हम बात करते हैं बहुभुज की। यानी बहुभुज होता क्या है? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन अनेक भुजाओं वाली बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अनेक भुजाओं से घिरी हुई बंद जो आकृति होगा, वही क्या होगा? बहुभुज कहलाएगा, यानी पॉलीगन। क्या आप जानते हैं कि वृत्त जो है किससे मिलकर बना है? यानी वृत्त जो है अनेक भुजाओं से मिलकर बना है, उसे हम वृत्त को बहुभुज कह सकते हैं, क्योंकि वह अनेक भुजाओं से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देख ले कि अर्थात n भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? भुजा, मतलब बहुभुज कहलाती है। यदि हम n बराबर 3 दे तो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज। फिर 4 दे तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। फिर n बराबर 5 दे तो पंचभुज, n बराबर 6 दे तो षटभुज, n बराबर 7 दे तो यह हो जाएगा षटभुज। तो अब हम यह जानेंगे कि चतुर्भुज यानी वृत्त का निर्माण कैसे हुआ। वृत्त जो हम पढ़ते हैं कि वृत्त का परिधि ये होता है, वृत्त की त्रिज्या ये, व्यास ये, तो वृत्त आखिर में बना कैसे है, आज वो हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। देखिए जब हम तीन भुजा लेते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है। चार भुजा लेते हैं
चतुर्भुज का निर्माण होता है। और जब 5 भुजा लेते हैं, 1 2 3 4 3 2 5, यह पंचभुज का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हम 6 भुजा ले 6 भुजा लेते हैं तो हमें क्या षड्भुज का निर्माण होता है। इसी तरह जब हम 7 भुजा लेते हैं, 1 2 3 4 5 7, ये वृत्त की आकृति जैसा निर्माण हो रहा है। इसी तरह जब अनेक भुजा इसमें 7 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए, जितना तक ले लिया, तब बाद में बना क्या, इस तरह आकृति बना। तो वृत्त का निर्माण कैसे हुआ, अनेक भुजाओं से मिलकर वृत्त का निर्माण हुआ है। पहला 3 भुजा लेते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है, फिर 4 भुजा लेते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण होता है, फिर 5 भुजा लेते हैं पंचभुज का निर्माण होता है। इसी तरह जो है अनेक भुजाओं का निर्माण हो गया। तो अनेक भुजाओं से मिलकर जो बहुभुज बना है उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। यानी वृत्त जो आपको कोई पूछेगा कि वृत्त क्या जो प्रक्रिया, यानी इसका स्टार्ट जो वृत्त जो बना है यह कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि वृत्त जो अनेक भुजाओं से मिलकर बना है। तो कैसे अनेक भुजाओं से मिलकर बना है, तो आपको बताना है कि हम 3 भुजा लेते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है, 4 भुजा लेते हैं तो चतुर्भुज का निर्माण होता है। इसी तरह जब हम 10 11 12 13 जितना भी ले अनेक भुजा लिए तो हमें क्या हुआ, वृत्त का निर्माण हुआ। अनेक भुजा लिए तो हमें वृत्त का निर्माण हुआ। इसी तरह वृत्त क्या हो जाएगा, एक बहुभुज हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं कि वृत्त जो होगा बहुभुज होगा, वृत्त बहुभुज होते हैं क्योंकि यह अनेक भुजाओं से मिलकर बना है ना, इसीलिए यह बहुभुज होंगे। बहुभुज का डिफिनेशन ही है अनेक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, हम बहुभुज कहेंगे। इसे हम n भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। तो n बराबर कुछ भी लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, जो भी होगा वह सब त्रिभुज का नाम। 3 लीजिएगा तो त्रिभुज होगा, 4 लीजिएगा तो इसी प्रकार जो है 7 लीजिएगा तो षट्भुज हो जाएगा। इसी तरह जब अनेक लेते हैं तो वृत्त का निर्माण होता है, जिसे हम वृत्त कहते हैं। अनेक भुजाओं वाली जो बंद आकृति है वह क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाती है। अब हम जानेंगे सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी जो है यह होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी आप 9th क्लास में जो है चैप्टर 9 में या 10 में पढ़े होंगे सर्वांग समता के बारे में, जिसमें हम 2 त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को बराबर करते हैं और प्रत्येक कोण को भी बराबर करते हैं। इसमें कहा गया 2 त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होंगे। यह भुजा लिखा गया 2 त्रिभुज होगा यहाँ पर, यानी 2 त्रिभुजों का संगत भाग क्या हो गया, आपस में बराबर होंगे, वही क्या कहलाएंगे, सर्वांग समता। यदि हम त्रिभुज ले ए बी सी और डी ई एफ, तो इसमें ये ए बी बराबर डी ई होना चाहिए, ए सी बराबर डी एफ होना चाहिए, बी सी बराबर ई एफ होना चाहिए। फिर कोण की बात करें तो कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए, फिर कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। तब यह क्या होगा, ए बी सी और डी ई एफ जो होगा यह सर्वांग समता होंगे। तो ये 2 कसौटी है इसके सर्वांग समता के, यानी जो 2 त्रिभुज के संगत भाग आप बराबर हो वही क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी यानी समरूप सर्वांग समता कहलाएंगे। आप 9th क्लास में यह पढ़ चुके हैं। जो 10th का सिलेबस है त्रिभुज चैप्टर में उसे हम समरूपता सिमिलरिटी जो है या 10th क्लास में पढ़ना है, हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि समरूपता जो है 2 बहुभुजों की समरूपता की कसौटी या 2 त्रिभुज के समरूप कैसे करते हैं, हम वो सब आपको बताने वाले हैं। तो समरूपता यानी सिमिलरिटी जो है यह होता क्या है, यानी 2 बहुभुज की समरूपता ही क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। 2 बहुभुज की समरूपता की कसौटी को लिखे, यानी 2 बहुभुज जो है उसकी, यानी हम त्रिभुज के नाम ले तो यह भी एक बहुभुज ही है क्योंकि यह 3 भुजाओं से घिर कर बना हुआ। तो 2 बहुभुजों की समरूपता की कसौटी ले तो यह 2 त्रिभुज की जो 2 बहुभुज की जो समरूपता की कसौटी है वह हम जानेंगे कि क्या है। यह 2 समरूपता होते हैं। 2 बहुभुज की समरूपता की कसौटी जो है यह निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित है या निम्नलिखित मतलब आपको बताए थे कि निम्न मतलब होता है नीचे, इसको संधि विच्छेद करें, निम्न
लिखित। निम्नलिखित मतलब हो जाएगा क्या, नीचे, और लिखित मतलब हो जाएगा लिखा हुआ, लिखा हुआ। यानी जो नीचे लिखा हुआ है वही तो है निम्नलिखित। यानी हम कहें दो बहुभुज की समरूपता की कसौटी निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ क्या क्या है। पहला, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी संगत भुजा जो होंगे यह क्या होंगे, समानुपाती होंगे। फिर संगत कोण जो होगा यह संगत रूप से बराबर होंगे, यानी समानुपाती मतलब क्या होता, यदि ये त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, समानुपाती का मतलब देखिए, यदि ए बी है तो डी ई एफ, ए बी और डी ई का जो पूर्णांक होगा वही क्या होगा, संगत समानुपाती होगा। तो ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ होना चाहिए, ए सी बट्टा डी एफ, यही तो है समानुपाती। यानी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। ए बी बट्टा डी ई, ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ होनी चाहिए, यही है संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। और संगत कोण क्या होगा, संगत रूप से बराबर होनी चाहिए, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये बराबर होनी चाहिए। और ये यानी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए और संगत भुजा जो है बराबर होनी चाहिए। तो यही क्या होगा, समरूप होंगे। जितना भी यह दोनों त्रिभुज होगा ए बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूपता की जो चिन्ह होता है हम इसे दिखाते हैं, समरूपता की चिन्ह, समरूपता की चिन्ह, चिन्ह जो होता है कैसे होता है, इसको लिटा दीजिए, यही चिन्ह, इसको आप लेटा दीजिए, यही जो है चिन्ह क्या है, समरूपता की है। अब सर्वांग समता के चिन्ह तो आप तो जानते ही होंगे, इस तरह होता है, बराबर के ऊपर इसको लेटा दीजिए, यही तो है सर्वांग समता। तो समरूपता के चिन्ह आप समझ गए।